गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पढ़ रहे थे, तो उसी लेसन को आज आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे 14.2.2 में देखेंगे हिंदू कोड बिल 1952 से 56 तक के में। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं और समझते हैं। पहले आम चुनाव से भी पहले संविधान सभा में हिंदू समाज में महिलाओं के अधिकार को स्थापित करने, जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में हिंदुओं के परिवार और संपत्ति संबंधी कानूनों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। ये पहले जो आम चुनाव हो गई थी उस चुनाव से पहले कहा गया कि जो संविधान सभा में क्या हुआ था कि हिंदू समाज में जो हिंदू समाज थे उसमें महिलाओं के अधिकार को स्थापित करने के लिए, मतलब लड़कियों के जो हक है उसको स्थापित करने के लिए, साथ ही साथ जो जातिवाद थी, जो जाति थी, उस कहना चाहिए जातिवाद को कमजोर करने तथा देश भर में क्या करना था, हिंदुओं के परिवार और संपत्ति संबंधित, हिंदुओं के परिवार और संपत्ति से संबंधित कानूनों को क्या करने के, व्यवस्थित करने, उसको सही करने के उद्देश्य से एक व्यापक क्या तैयार किया गया था, हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको तैयार करके संविधान सभा में पेश करने में अहम भूमिका निभाई थी। जो ये हिंदू कोड बिल बना हुआ था उससे संबंध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि उन्होंने संविधान सभा में इसे पेश किया और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसके समर्थन में थे, मगर रूढ़िवादी हिंदुओं ने इसका कड़ा विरोध किया था। जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी क्या किया, इसके समर्थन में थे, मगर कुछ ऐसे रूढ़िवादी हिंदुओं ने क्या किया, इनका जो बनी थी हिंदू कोड बिल की, उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। अतः पहले आम चुनाव के बाद इसे उठाने का निर्णय लिया, मतलब जो पहले जो आम चुनाव हुई थी उसके बाद क्या कि इसे ऊपर उठाने की कोशिश की गई थी, उसका निर्णय लिया गया था, फैसला लिया गया था। इससे दुखी होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। जब वो इस बात से दुखी हो गए तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से अपना त्यागपत्र दे दिया, मतलब अपने जो पद थे उसे त्याग कर दिया। राजनीतिक रूप से गहरे मतभेद उत्पन्न करने वाले इस बिल के बारे में और समझे, आगे देखते हैं कि जो हिंदू कोड बिल है उसके बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। अंग्रेजों के समय में पूरे देश के लिए अपराध, चोरी, हत्या आदि संबंधित समान कानून लागू हुआ था, जिसे क्रिमिनल कोड कहते हैं। जो अंग्रेज के समय में, अंग्रेजों का जब शासनकाल था उस समय कहा गया है कि उस समय क्या था कि पूरे देश के लिए चूँकि अपराध जैसे चोरी, डकैती हो गया, हत्या हो गया, इस तरीके की और भी जो अपराध थे उन अपराध से संबंधित क्या बनाए थे, समान कानून बनाया गया था, जिसे क्या कहा जाता था, क्रिमिनल कोड कहते थे उस समय जब अंग्रेजों का शासनकाल चलता था। लेकिन जहाँ तक शादी, परिवार संपत्ति, बच्चे गोद लेने जैसे मामलों पर लोगों के धर्म के आधार पर न्याय किया जाता था। लेकिन कहा गया है कि जहाँ पर शादी से संबंधित, परिवार से संबंधित, संपत्ति से संबंधित या किसी बच्चे को गोद लेने से संबंधित जैसे ऐसे मामलों में क्या होता है, मामलों के धर्म के आधार, मतलब धर्म के आधार पर क्या किया जाता था, न्याय किया जाता था। हर धर्म में इस विषयों पर अलग अलग मान्यताएं थी, जो अलग अलग जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो कहना चाहिए भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो विभिन्न धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, तो विभिन्न धर्म की जो मान्यताएं होती थी या इन सब जो बातें थी उनसे संबंधित या उन विषयों से संबंधित अलग अलग क्या थी, मान्यताएं थी। अक्सर एक ही धर्म में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं भी थी। अक्सर कहा गया है कि एक ही धर्म में भी क्या थी, अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं बनी गई थी। सामान्यतः सभी धर्मों में ये नियम पितृसत्तात्मक मतलब जैसे कि पिता के बाद की पिता, तो इस तरीके से जो ऊपर जो बड़े होते थे तो इस तरीके से वो क्या होते थे, जो घर में जो पुरुष प्रधान होते थे, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, तो उन्हीं के नियम के आधार पर और पुरुष प्रधान होते थे, मतलब पुरुषों को ही उन्हीं के आधार पर
सभी धर्मों में जो घर के प्रमुख होते थे या प्रधान होते थे उन्हीं के आधार पर होता था और महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते थे और जो महिलाओं के साथ या महिलाओं को क्या है समान रूप से उनको अधिकार नहीं देते थे। हिंदू समाज में 19वीं सदी से ही महिलाओं के अधिकारों के लिए व जाति प्रथा के विरुद्ध सुधार आंदोलन चल रहे थे। ये हिंदू समाज की बात कहा गया कि हिंदू समाज में जब 19वीं सदी में क्या हुआ कि महिलाओं के अधिकार के लिए और जैसे जाति प्रथा है, जाति से संबंधित जो भी हैं तो उसके विरुद्ध क्या हुए थे सुधार आंदोलन चल रहे थे, उसमें सुधार लाने के लिए आंदोलन चले रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी संख्या में महिलाओं व तथाकथित निम्न मानी गई जातियों की भागीदारी थी। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में भी क्या हुआ था काफ़ी संख्या में जो महिलाओं के जो उनकी जो कहना चाहिए तथाकथित थी वो की क्या है मानी जाती थी, निम्न मानी जाती थी, जातियों की भागीदारी थी। निम्न मतलब कहने का मतलब कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो काफ़ी संख्या में महिलाओं ने जो कहना चाहिए भाग लिया गया था, भागीदारी हुई थी जातियों विभिन्न जाति संबंधित के महिलाओं ने और वे अपेक्षा कर रहे थे कि स्वतंत्रता मिलते ही उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कानून बनाए जाएंगे। मतलब महिलाओं की कोशिश भी थी और साथ ही साथ कहने का मतलब कि उम्मीद भी थी कि जब स्वतंत्र हो जाएगा या स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हो जाने के बाद उनकी जो स्थिति है उसमें क्या है काफ़ी सुधार होने को मिलेंगे और साथ ही साथ उनके लिए क्या है विशेष तौर से कानून बनाए जाएंगे। इसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। तो यही जो इच्छा थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए क्या है हिंदू कोड बिल तैयार किया गया था। हिंदुओं के बीच प्रचलित विभिन्न कानूनों के एकीकरण के अलावा यह बिल हिंदू समाज में कुछ महत्वपूर्ण सुधार लाना चाहता था। ये हिंदुओं के बीच में कहा गया प्रचलित जो की थी विभिन्न कानूनों का एकीकरण, एक जगह उसे एकीकरण के अलावा क्या है एक ऐसा बिल समाज में, हिंदू बिल समाज में क्या है के माध्यम से समाज में सुधार लाने की कोशिश की जा रही थी। इनके महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित थे। अब आगे देखते हैं पहले नंबर पे, अगर परिवार के मुखिया की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती तो उसकी संपत्ति में से उसकी पत्नी और पुत्रों के बराबर हिस्से मिलते थे। इससे केवल पुत्रों को संपत्ति मिलता था। अगर यहाँ पे कहा गया बिल जो तैयार किया था हिंदू समाज में, तो उसके आधार पर कहा गया है कि अगर परिवार के मुखिया की अगर मृत्यु बिना वसीयत जो वसीयत होती थी वो उसे बिना वसीयत बनाए ही अगर उसकी संपत्ति में से अगर क्या होता था, अगर मुखिया की मृत्यु के बिना कहा गया है कि वसीयत बनाई जाती तो संपत्ति में जो उसके पत्नी और पुत्रियों को क्या है पुत्रों के बराबर, मतलब जो उनके बेटे जितने मिलेंगे उतने बेटियों को भी उनको हिस्से बराबर के मिलेंगे। इससे केवल पुत्रों को संपत्ति मिलता था। पति तथा पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना अवैध ठहराया। पहले यह केवल महिलाओं पर लागू होता था। अगला देखते हैं, पति व पत्नी दोनों को विशेष परिस्थितियों में तलाक मांगने का समान अधिकार था। जब उनके पास कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आई या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती, उस स्थिति में ही तलाक मांगने का अधिकार था। अगला है अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मंजूरी, मतलब जो विभिन्न जाति के लोग हैं तो अलग अलग जाति के लोग विवाह कर सकते हैं, इसकी कानूनी मंजूरी दी गई। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लेना वैध, मतलब किसी भी बच्चा चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो कोई भी जाति के लोग उसे गोद ले सकते हैं, तो इसे मान्यता दी गई। अब आगे देखते हैं, परंपरावादी हिंदुओं ने इन प्रावधानों का कड़ा विरोध करते हुए किया कि यह हिंदू धर्म से छेड़छाड़ है और यह हिंदू सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। जो पुरानी परंपरावादी थे, जो पुरानी परंपराओं को मानते थे, उन्होंने जो ये प्रावधान किए गए थे उन्होंने क्या है जोरदार से उनका विरोध किया। उनका कहना था कि ये हिंदू धर्म से क्या है छेड़खानी है, मतलब जो हिंदू व्यवस्था में धर्म में जो व्यवस्थाएं बनी गई थी तो उससे क्या है समाज पर
जो व्यवस्था बनी गई थी उससे समाज पर क्या है वो अलग थलग हो जा रही है, अलग अलग हो जा रही है। इनमें न केवल हिंदू महासभा और जनसंघ जैसे परंपरावादी दल थे, बल्कि कांग्रेस और शीर्षस्थ नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। इसमें न केवल कहा गया कि हिंदू महासभा शामिल थे, बल्कि जो जनसंघ, जो लोगों के द्वारा जो संघ बनाए गए थे ऐसे जैसे परंपरावादी दल, तो बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी क्या थे, शामिल थे। इसके विरुद्ध सुधारवादी हिंदुओं व महिला सांसदों का कहना था कि जातिवाद का खात्मा और महिला व पुरुषों में समानता लाए बिना समाज में न्याय और समानता के सिद्धांत स्थापित नहीं हो सकता है। तो इन सब के विरुद्ध क्या है, सुधारवादी जो हिंदुओं व महिलाएं थे उनका कहना क्या था कि जो जातिवाद है उस जातिवाद को क्या करना है, खत्म करना है, तभी क्या हो सकता है, महिला और पुरुषों में क्या है, समानता लाया जा सकता है और इससे क्या हो सकता है, लोगों में, समाज में क्या है, न्याय और जो समानता है वो क्या है, तभी बन सकती है जब समानता आएगी दोनों के बीच में, महिला और पुरुषों में। यह विवाद 1952 के आम चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और कांग्रेस की भारी जीत के चलते इस कानून का विरोध कमज़ोर हुआ। तो ये क्या है, यह मुद्दा जो विवाद था, जो 1952 में आम चुनाव जो हुआ था, उस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा बना और साथ ही क्या है, कांग्रेस की जब भारी जीत हुई तब इस कानून का जो विरोध था वो क्या हो गया, कमज़ोर हुआ। कानून में भी कई बदलाव किए गए जिस कारण उनका विरोध क्या हो गया, कम हो गया। जो कानून में परिवर्तन करने की वजह से क्या हुआ, जो विरोध था वो क्या हो गया, कम हुआ। इसे एक कानून की जगह 4 अलग अलग कानूनों के रूप में पारित किया गया। ये जो कानून बनी गई थी, कानून की जगह क्या है, 4 अलग अलग कानून में उसे पारित किया गया था या पास किया गया था। देश में सामाजिक बदलाव लाने व महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। ये क्या था, ये बहुत बड़ा जो परिवर्तन हुआ था, जो कानून जो पारित की गई थी वो बहुत बड़ा परिवर्तन था। कहाँ, समाज के बदलाव लाने के लिए, महिलाओं की स्थिति में समानता के अधिकार दिलाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा एक निर्णायक कदम था ये। अब आगे देखते हैं, इस कानून के बहस के दौरान यह सवाल बार बार उठा कि इस तरह का कानून केवल हिंदुओं के लिए क्यों और सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं। जब ये परिवर्तन आया, बदलाव आया, तो उसमें बहस उठी कि यह जो कानून बने हैं वो केवल हिंदुओं के लिए ही क्यों, बाकी सभी धर्मों के लिए क्यों नहीं कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू का कहना था कि अन्य धर्मों में सामाजिक सुधार आंदोलन के समर्थक उतने प्रबल नहीं थे और विभाजन के बाद मुसलमान भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के क्या थे, चिंतित थे। उस समय जो कहा गया है कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी और पंडित नेहरू जी का कहना था कि अन्य धर्मों में जो सामाजिक सुधार के आंदोलन के जो समर्थक हैं, जो उनका समर्थन करने वाले थे, वो उनकी जो प्रबल, मतलब उनकी क्षमता नहीं थी। साथ ही साथ कहा गया कि विभाजन के बाद, जब विभाजन हुआ उसके बाद जो मुसलमान भारत में किससे लेकर के, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, धर्म से संबंधित जो स्वतंत्रता थे उसको लेकर के क्या थे, वो परेशान थे, चिंतित थे। ऐसे में उन पर नया कानून लागू करने में उनकी आकांक्षाओं को बल मिलेगा। ऐसे में अगर उन पर जब नया कानून लागू करने से क्या होगा कि जो उनकी आकांक्षा है उनको क्या है, या जो इच्छा है उनको बल मिलेगा। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में यह निर्देश रखा गया कि उचित समय पर पूरे देश में समान व्यक्तित्व कानून लागू किया जाएगा। ये क्या है, जब स्थिति को देखते हुए क्या है, संविधान के जो नियम थे, नीति निर्देशक जो तत्व थे, उसको क्या है, यह निर्देश में रखा गया कि जब सही समय पर आएगा तो उसे पूरे देश में क्या है, समान व्यक्तित्व, समान रूप से सभी व्यक्तियों के लिए यह कानून लागू कर दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे 14.2.3 में राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग। भारत एक संघीय राज्य बनेगा और उसके तहत राज्य सरकारें होंगी। यह तो संविधान में निर्धारित
किया गया था, लेकिन ये राज्य किस आधार पर बनेंगे यह प्रश्न बना हुआ था। भारत एक, हम सभी जैसे पिछले चैप्टर में जान चुके हैं कि जो भारत में जो प्रणाली है वो कैसी है, संघीय प्रणाली के अंतर्गत कार्य करे। तो जो भारत एक है संघीय राज्य बनेगा, तो जो क्या है संघ के तौर पर अपना कार्य करेगा। उसी के तहत क्या है जो राज्य सरकारें होंगी वो क्या है संविधान में क्या की जाएंगी, निर्धारित किया गया था। लेकिन ये भी कहा गया कि जो राज्य है वो किस आधार पर बनेगी, कैसे बनेगी, यह प्रश्न बना हुआ था। अंग्रेजों ने अपने भारतीय साम्राज्य को कई प्रशासनिक प्रांतों में बांटा था, जैसे मद्रास जिसके अंतर्गत आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के भाग आते थे, और मुंबई जिसके अंदर मराठी, गुजराती, कन्नड़, कोंकण आदि भाषाएं बोली जाती थी। तो उनके सामने एक प्रश्न उठता है कि जो भारतीय जो साम्राज्य है वो प्रशासनिक प्रांतों में बटा था, प्रशासन के दृष्टिकोण में वो प्रांतों का विभाजन किया गया था, जिसमें कि कहा गया है कि जो मद्रास के अंतर्गत आने वाले जो राज्य थे वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के जो भाग आते थे। तो और साथ ही साथ कहा गया कि मुंबई के जो अंतर्गत आने वाले जो मराठी, गुजराती, कोंकण आदि भाषा बोलने वाले लोग आते थे। तो कहा गया सवाल यह है कि वो किस तरीके से कार्य करेंगे, ये उनके सामने प्रश्न था। इसके अलावा कई राजाओं की रियासतें थी। इसके अलावा साथ में साथ ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत क्या है कई राजाओं के जो उनकी रियासतें थी वो भी आती थी। यहाँ भी कई भाषा बोलने वाले रहते थे। उदाहरण के लिए हैदराबाद के निजाम के राज्य में उर्दू, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थी। तो इस तरीके से क्या है जो अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो क्या है अलग अलग या कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। तो उसी तरीके भारत के जो उदाहरण के लिए कहा बताया गया कि हैदराबाद के जो निजाम राज्य में क्या है उर्दू भी बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, मराठी, कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थी। तो इस स्थिति में वहाँ जो प्रशासनिक है वो किस तरीके से या किस आधार पर बनेगा या कार्य होगी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग यह रही कि राज्यों को प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। एक भाषा बोलने वाले जो कई राज्यों में बटे हुए थे वे एक राज्य बनाना चाहते थे। यहाँ बताया गया कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक प्रमुख मांग रखी गई थी कि जो राज्य है वो क्या है प्रमुख क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उन्हें गठित करें, मतलब उसको एक ही भाषा वो जो बोलने वाले थे उसी के आधार पर उसे बांटा जाएगा। साथ ही साथ एक भाषा बोलने वाले कई राज्यों में बटे थे। जो विभिन्न भाषा बोलने वाले जो थे या एक तरह के जो भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो विभिन्न राज्यों में क्या हुए थे बटे हुए थे। कहने का मतलब एक ही जगह एक ही भाषा बोलने वाले लोग नहीं थे, वो क्या थे बटे हुए थे। एक भाषा बोलने वाले वो कई राज्यों में बटे थे। तो ऐसे में क्या है एक राज्य वो क्या करना चाहते थे, वे एक राज्य बनाना चाहते थे ताकि क्या है जो एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में बटे रहें। 1917 से ही कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी थी कि आज़ादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन करेगी। 1917 में जो बात छिड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी जो प्रतिबद्धता थी जो उसे जाहिर की गई थी कि किस तरीके जाहिर की गई थी, उससे संबंध में कहा गया है कि आज़ादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर क्या होगा राज्यों का, भाषा के आधार पर राज्यों का क्या होगा पुनर्गठन होगा, फिर से गठन करेगी या किया जाएगा। कांग्रेस की अपनी क्षेत्रीय इकाइयाँ भी भाषाई आधार पर ही गठित हुई थी। कांग्रेस की जो अपनी जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थी वो भी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर ही गठित की गई थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस नेता की सबसे प्रमुख चिंता देश को एक बनाए रखना था, क्योंकि उस समय देश धर्म के आधार पर विभाजन से गुजर रहा था। लेकिन कहा गया है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो स्थिति थी या उस समय कांग्रेस नेताओं की सबसे प्रमुख चिंता क्या थी कि देश को बनाए रखने के लिए कि किस तरीके से हम देश को बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय की जो स्थिति क्या थी वो देश में धर्म के आधार पर विभाजन के लिए या विभाजन की स्थिति से गुजर रहा था। उस समय
उनको यह लगा कि इस समय देश में एकता की भावना की ज़रूरत है, न कि भाषा के आधार पर आपसी वैमनस्य। यहाँ पे कहा गया है कि उस समय जो स्थिति थी, अगर उस समय जो थी भाषा के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाएगा तो उस समय एकता को लाना बहुत मुश्किल थी। तो उस स्थिति में उन्होंने क्या है, देश में एकता की भावना की ज़रूरत है, ना कि वह कहा गया कि ना कि भाषा के आधार पर लोगों में क्या हो, गठन का जो राज्य बनाने का जो गठन है उससे संबंधित हो। वे इस सवाल को कुछ समय के लिए क्या करना चाहते थे, टालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे विभाजनकारी ताकतें मजबूत होंगी और एक एक करके कई देश कई क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों में बढ़ जाएगा, जिनके बीच में तालमेल बनाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। अगर उस समय स्थिति अगर भाषा के आधार पर गठित करने की बात होती तो क्या है, एकता लाना वो बहुत मुश्किल था। तो इस समय वो जो उस सवाल को टालने की कोशिश की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस स्थिति में उन्हें लगा कि विभाजन के अगर इस तरीके से विभाजन की ताकतें अगर मजबूत हो जाएंगी तो क्या है, देश क्या है वो कई टुकड़ों या कई इकाइयों में बढ़ जाएगा, जिससे भी क्या है, जिससे जो लोगों के बीच में जो तालमेल है या आपसी जो भाईचारे है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस स्थिति में वो तालमेल लाने की करने की कोशिश की ताकि ये बना रहे और सब एकता के सूत्र में बंद करके जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें अपने आगे वो सहयोग या जो उसमें मदद कर सकते थे वो किया जा सकता था। संविधान सभा ने 1948 में भाषाई राज्य पर एस.के. दर के नेतृत्व में आयोग की नियुक्ति की। संविधान सभा ने 1948 में कहा गया है कि संविधान सभा ने क्या किया कि 1948 में भाषाई राज्य पर भाषा के आधार पर राज्य का एस.के. दर के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में क्या किया, आयोग की नियुक्ति की गई। दर आयोग ने इस समय इस मांग को उठाने के खिलाफ अपनी राय दी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को क्या था, जो एकता जो थी राष्ट्र में एकता, उसको क्या था, खतरा, और प्रशासन को असुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि अगर ये चीज़ें ना होती तो क्या है, देश खतरे में पड़ जाता और जो प्रशासन है वो असुविधाजनक मतलब सुविधाजनक नहीं होती थी, स्थिति और भी खराब हो सकती थी। तो असुविधाजनक स्थिति का सामना क्या करना पड़ सकता था, देखना पड़ सकता था। लेकिन देश के विभिन्न इलाकों में भाषाई राज्य स्थापित करने के लिए विशेषकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलने लगे। तो इसके लिए क्या होने लगे कि लेकिन देश के विभिन्न इकाइयों में जो विभिन्न इलाकों में क्या होने लगे, भाषा के आधार पर क्या होने लगे, राज्य का स्थापित करने के लिए विशेषकर कौन से, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में लोगों के द्वारा जो आंदोलन थी वो क्या है, व्यापक रूप से चलने लगा। 1952 में तेलुगु भाषी स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्रीरामुलु ने अलग आंध्र राज्य के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया और लगातार 58 दिनों तक अपनी मांगों पर डटे रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से 1952 में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग, एक स्वतंत्र सेनानी जो कि थे पोटी श्रीरामुलु ने क्या है, अलग आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अपना समर्थन करने के लिए वो अनशन रखना शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर वो अनशन करने लगे, जिसने उन्होंने 58 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर के वो अनशन करने के लिए डटे रहे तथा बाद में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया के रूप में तेलुगु भाषी इलाकों में व्यापक क्या होने लगा, हिंसा हुई। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद क्या है, जो प्रतिक्रिया थी वो क्या है, काफ़ी कहना चाहिए हिंसात्मक हो गई। किसको लेकर के, हिंदू भाषाई इलाकों को लेकर के। पुलिस फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए। जो ये हिंसात्मक जो रूप धारण की उसमें काफ़ी लोग क्या हो गए, मारे गए। इस घटना के बाद सरकार झुक गई और उसने अलग आंध्र प्रदेश की मांग को मान लिया। तो इस घटना को देखते हुए जब लोगों के ऊपर पुलिस फायरिंग की गई तब उस स्थिति में क्या होने लगी कि इस घटना के बाद सरकार क्या हो गई, झुक गई और उसने अलग आंध्र प्रदेश की जो मांग थी उसको उन्होंने मान लिया। अक्टूबर 1953 में
अलग आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। 1953 में क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 में एक अलग आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर था वो अस्तित्व में आया। इसके साथ ही मद्रास प्रांत का शेष इलाका तमिल भाषी राज्य बनाया गया। इसके आधार पर क्या हुआ कि इसके साथ ही जो मद्रास प्रांत था वो शेष इलाके क्या है, तमिल भाषा राज्य उसे बनाया गया। एक अलग राज्य के गठन के रूप में आंध्र प्रदेश की सफलता ने अन्य समूहों को ज़्यादा पुरजोर तरीके से अपनी मांग को पेश करने के लिए उकसाया। तो इसके अलावा एक अलग राज्य के गठन के रूप में, एक जो अलग राज्य का जो गठन बनाने के लिए से लेकर के आंध्र प्रदेश की क्या है, सफलता ने अन्य समूहों को लोग जो थे उन्हें ज़्यादा तौर से पूरी तरीके से कोशिश करने के जो तरीके थे उन मांग को जो पेश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उन्हें क्या किया गया, उकसाया गया। अब आगे देखते हैं भाषा के आधार पर राज्य बनाने में कई कठिनाइयाँ थी। जो भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन किया जा रहा था उसमें कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। किसी भाषा का क्षेत्र कहाँ समाप्त होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है यह तय करना आसान नहीं था। जो भाषा का जो क्षेत्र था वो कहाँ समाप्त होता है या खत्म होता है या कहाँ से शुरू होता है ये तय करना आसान नहीं था। इस हर क्षेत्र में कई भाषाएं बोली जाती थी। किसे राज्य बनाने का आधार बनाया और उसमें भाषाई अल्पसंख्यकों का क्या स्थान हो। मद्रास आज का चेन्नई और मुंबई आज का मुंबई जैसे शहर थे जिसमें कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे और दूर दराज के उद्योगपति ने निवेश किया था। ये जिस आधार पर यहाँ पे मद्रास और बम्बई की स्थिति को बताया कि जो शहर थे, बड़े शहर थे, उसमें विभिन्न भाषाएं के लोग बोलने वाले थे और साथ ही साथ दूर दूर के जो उद्योगपति थे वो भी अपना यहाँ का कर रहे थे, अपने उद्योगों से लेकर के वो निवेश खर्च कर रहे थे। इन महानगरों को किस राज्य का माने या फिर क्या उन्हें स्वतंत्र नगर राज्य बनाना चाहिए। बहुत बड़े क्षेत्र में कहने के लिए तो लोग हिंदी बोलते थे मगर वास्तव में लोग छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, मारवाड़ी आदि भाषाएं बोलते थे। तो ये तो बहुत बड़े जो क्षेत्र थे वो कहने के लिए तो लोग हिंदी बोलते थे, लेकिन जो वास्तव में लोग क्या है, अलग अलग विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग भी थे। क्या इन्हें अलग राज्य बनाना चाहिए? सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें अलग राज्य बनाना चाहिए। आदिवासी अंचल जैसे झारखंड क्या करें, ये प्रश्न बहुत उलझा देने वाले थे और उनको लेकर व्यापक आंदोलन भी शुरू हो रहे थे। तो इस तरीके से भाषा के आधार पर लेकर के जो प्रश्न था वो काफ़ी उलझा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक पढ़ेंगे। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए। क्वेश्चन नंबर 3, योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।